हेडिंग डालना है जीन पियाजे का सिद्धांत। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जीन पियाजे का सिद्धांत है। अब ये जो जीन पियाजे जी हैं, इनका थोड़ा सा हम लोग परिचय देख लेते हैं। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के थे। तो पहले आपको जानना है कि ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, ठीक है। जॉब अब लगने के बाद घूमने का प्लान बना सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है, सुना हूं मैं स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, विकास की 4 अवस्था बताया। ये एक इंपॉर्टेंट है, विकास की 4 अवस्थाएं। और वो 4 अवस्था जो है ना, परीक्षा में अनगिनत बार आया है, जितने बार परीक्षा होता आता है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, प्रयोग किया। तो ये प्रयोग किसमें किया? अपने बच्चों में किया। सुने हो आप लोग? बच्चों में। वो बच्चे लोग का नाम क्या था? बच्चे लोग का नाम पूछेगा। लॉरेंट, ल्यूशिन और जैकलिन। क्या नाम था? लॉरेंट, ल्यूशिन व जैकलिन। वो वाली नहीं है ना? ये वो नहीं है जो समझ रहे हो आप लोग, ये इसकी बच्ची, मतलब जीन पियाजे के बच्चे हैं। तो इसी में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था लॉरेंट, ल्यूशिन और जैकलिन था। और इन्हें क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जैकलिन, वही फर्नांडिस, वैसे चलते हैं उसको। फिर क्या हुआ, इन्होंने ना कुछ कथन कहा है, जो कथन बहुत फेमस है, इसलिए इसको याद रखना हमको जरूरी है। कथन ये बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अन्वेषक होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ऑब्लिक अन्वेषक, अन्वेषक बोलते हैं। अन्वेषक होते हैं जो अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, जो अपनी समझ का सृजन, ऐसा वाला सृजन लिखो, सृजन स्वयं करते हैं। समझ में आया? बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इसको ऐसे लिखो, अन्वेषक। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपनी समझ का सृजन, अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ये उनका कथन है, ठीक है। अब चूंकि जीन पियाजे जो है वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, तो बहुत अच्छे अच्छे बुक इन्होंने राइट किया, ठीक है। तो इनके महत्वपूर्ण बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम है? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। पहले बुक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। दूसरे बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंट। दूसरे बुक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड एंड द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस, ये 2 इंपॉर्टेंट बुक आपको जीन पियाजे का जानना है। इन्होंने बोला कि आप किसी भी बालक को अगर स्वतंत्र छोड़ दोगे ना,
तो वो जो बच्चा रहता है वो वातावरण से सभी ज्ञान को ले लेता है। बोला सही बात है ना। आप किसी बच्चे को वातावरण में छोड़ दो, जा क्रिकेट खेलना या फिर जा गिल्ली डंडा खेलना या फिर जा टीवी भी देखना या गेम खेलना करके, तो वातावरण से चीजों को क्या करेगा, वो ले लेगा। सब चीजों को अपने पास ले लेगा, जो जो चीज उसको समझ में आएगा वो अच्छा लगेगा, वही वही काम दिन भर करेगा। तो इन्होंने यही बोला कि किसी बालक को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो वातावरण से सभी चीजों के ज्ञान को क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। कहने के मतलब यह है कि या तो बच्चों में जो उसका गुण है वो अनुवांशिक आता है या तो सामाजिक आता है। दो ही तरह से आता है ना भाई, या तो माता पिता का गुण बच्चों में आता है या तो आसपास के लोगों को देख देख के क्या करता है, सीखता है। बगल वाला बच्चा कोई खिलौना लेके आएगा तो आपको बताएगा, पहले 4 बार बताएगा घर आके, उसकी मम्मी उसको ये दिलाई है, आप भी मेरे को ये दिलाओ। वो नहीं बोल पाएगा तो 3 बार बताएगा, उन लोग लिए हैं वो वाला चीज, तो वो सामाजिक है। या फिर क्या होता है, मम्मी पापा में अगर कोई चीज गुण रहेगा तो वो गुण धीरे धीरे बच्चे में आने लगता है। तो वही बोल रहा है, अगर किसी बच्चों को आप वातावरण में बाहर में छोड़ दोगे तो बाहर के ज्ञान को क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा। अब हम बात करते हैं इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये हो गया है ना। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हमारे टीचर्स वाले ग्रुप में आप लोग देखे होंगे, आज मैं 2012 का टेट का पेपर भेजा हूं। ऐसे ही आपको एक एक साल का टेट का पेपर रोज मैं देते जाऊंगा, 30-30 क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर नहीं भेजा, आंसर जानबूझ के नहीं भेजाऊं। आप लोग बनाना, जहां पे नहीं बनेगा तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना अभी तक टेट का पेपर हुआ उसके इस सब्जेक्ट को, चाइल्ड पैथोलॉजी को पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। चलो, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्था बताया है, विकास की 4 अवस्था बताया गया। आप एक क्वेश्चन पूछे थे औपचारिक वाला, उसी एग्जाम में आया जो मैं भेजा, आज मैं देख रहा था तो याद है। तो पहली अवस्था को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। क्या बोलते हैं, संवेदी पेशी अवस्था, और बहुत सारा नाम है, बताइए। हाँ ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, है ना। और क्या बोलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्या बोलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। देखिए एक ही अवस्था का इतना सारा नाम याद रखना। संवेदी प्रेरक भी बोलते हैं, तो संवेदी आ गया तो नहीं। सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है, इसका एज होता है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। ये आया कई बार परीक्षा। दूसरे को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है दूसरे को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक प्रचलात्मक अवस्था। दो नाम याद रखना है, पूर्व संक्रियात्मक और प्राक प्रचलात्मक अवस्था। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहले वाले को कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है वो 2 से 7 वर्ष तक है, 2 से 7 आया है एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखना। तीसरे को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसी को ठोस अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था या फिर बोलते हैं ठोस प्रचलात्मक अवस्था बोलते हैं। क्लियर है। इसका उम्र कितना है अभी बताइए, 7 से 11, 7 से 11 वर्ष याद रखना। इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट
ऑपरेशनल स्टेज, क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका अब एक अवस्था और है जिसको बोलते हैं अमूर्त, या औपचारिक भी बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज कितना, ये बहुत बार एग्जाम में आया, 11 से, ये वाला बहुत बार एग्जाम में आया, औपचारिक वाला, ठीक है। इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल, या फिर फॉर्मल बोलते हैं औपचारिक को, ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये आपको 4 अवस्था का नाम बहुत अच्छे से उम्र के साथ जानना है, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं, यहां तक हो गया है। इसमें आता है एक अवस्था, उसको बोलते हैं, अलग से देखेंगे, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसको कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो उम्र होता है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वातावरण की जितनी भी चीजें रहती हैं उसको सब बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा ले लेता है। वही इंद्रियां तो जानते हो आप, आंख नाक कान जो होता है, इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, सीखता है। बालक किसी भी चीज को देखेगा ना, ये बुक है तो उसको छू के देखेगा, बुक है। आप बोलोगे ये मोबाइल है, तो मोबाइल को क्या करेगा, छू के देखेगा। कोई भी चीज बताओगे ये कुकर है, अच्छा ये कुकर है, क्या बोलेगा, छू के देखेगा। तो अपनी इंद्रियों से चीजों को क्या कर रहा है, छू छू के देख कर रहा है, देखता है। फिर किसी चीज को बोलोगे कि ये चाउमीन है, तो थोड़ा सा केक को देखना, आप केक केक कटवाते रहना बच्चे को। तो जो छोटा बच्चा रहता है 2-3 साल का, उस आपको लगेगा कि वो केक काटेगा, लेकिन धीरे से केक को देखे हो आप लोग प्रैक्टिकल। तो किसी भी चीज को क्या करता है, वो छू कर देखता है, स्वाद लेकर देखता है, और मतलब प्रत्यक्ष रूप से चीजों को ऐसे पकड़ेगा। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। जो भी वस्तु रहेगा उसे पहचानने का प्रयास करता है कि ये क्या है। नहीं बताओगे ना तो बार बार पूछेगा, अच्छा ये केक है, जो भी चीज रहेगा, या भी ये बॉल है, आप बता दोगे तब भी आपसे कंफर्म करेगा, 3 बार आपसे ही पूछेगा, जन से और पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा रहता है वो बाह्य जो चीजें रहता है, बाह्य जो जगत रहता है उससे अनभिज्ञ रहता है। उसको जब तक आप किसी चीज के बारे में ना बताओगे कि ये चीज है, तब तक वो नहीं जानेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये बोर्ड है, ये पेन है, ये शीश है, ये पेंसिल है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और शिशु में सर्वाधिक उत्तेजनाएं देखा जाता है, बहुत उत्तेजित रहते किसी काम को करने के लिए। आप उसको बोल दो कि शाम को गार्डन जाना है, 3 बार बोलेगा, कितने बजे जाओगे, दिन भर। संडे को बोल बस दिया, आज फ्राइडे आप संडे जाएंगे, आज सैटरडे आप संडे जाएंगे, सोमवार से गिनवाएगा। तो क्या रहता है, उनमें बहुत ज्यादा उत्तेजना रहता है कि दिन को गिनते हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनका जो इंद्रियां है वो बहुत तेज रहता है, वो उनके में उत्तेजना इतना ज्यादा रहता है कि वो आप कुछ भी चीज आप बोल बस दो, उसको चाहिए तुरंत। आप बोल दो ना मेला जाना है, नहीं, उसको बोले तुरंत तत्काल चलो। यही उनका उत्तेजना क्या रहता है, बहुत तेज रहता है। अब पियाजे ने ना ये जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, इसका 6 और अवस्था बताया है। इसका कितना अवस्था बताया है, 6 अवस्था बताया है पियाजे ने। और इन अवस्थाओं का नाम थोड़ा सा देख लीजिए। पहले को बोलते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था पहले स्टेज का नाम है, इसकी 6 अवस्था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते भी चलते हैं। प्रतिवर्त क्रिया जो होता है, जब बच्चा जन्म के 30 दिन के लगभग का रहता है, तो प्रतिवर्त क्रिया का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि इस अवस्था में जो बालक रहता है वो प्रतिवर्त क्रिया करता है। तो जैसे बच्चे लोग जो रहते हैं, जैसे उंगली को दे दोगे या ऐसा किसी चीज को या खिलौना को दे दोगे तो लोग चूसते हैं। तो ये जो प्रतिवर्त क्रिया है ना, उसका एग्जांपल है बच्चे का किसी चीज को चूसना। और वो कब होता है, ज्यादातर जब बहुत छोटा रहता है। तो जन्म के 30 दिन तक आप लिख सकते हो, प्रतिवर्त क्रिया की एग्जांपल है बच्चों का चूसना।
दूसरा है प्रमुख वित्तीय क्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वित्तीय क्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वित्तीय क्रियाओं की अवस्था, ये जो अवस्था है 1 माह से 4 माह तक चलता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, जो अपना प्रतिवर्त क्रिया है ना उसको दोहराता है। क्या करता है, बच्चा अपनी प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराता है। उदाहरण, जब बच्चा छोटा रहता है तो किसी भी जो एक आप जैसे 2 माह का बच्चा है, 1 से 4 माह का, उसको आप एक तो झुनझुने को पकड़ा दो और झुनझुने को पकड़ाने के बाद ना आप वहां से चले जाओ, तो बार बार उसी झुनझुने को पकड़ेगा, फिर गिराएगा, फिर पकड़ेगा। मतलब किसी भी चीज को एक बार पकड़ेगा, फिर बार बार उसी झुनझुने को खेलने की कोशिश करता है। तो इसी में आता है प्रमुख वित्तीय क्रियाओं की अवस्था। मतलब आप किसी भी एक चीज को उसको एक बार दे दो, वह उसे बार बार क्या करता है, स्पर्श करता है। और इस तरह से बार बार उस झुनझुना को छू छू के उसको पता चल जाता है कि झुनझुना को छूने में क्या होता है, आवाज आता है और यह झुनझुना बजने लगता है ना। शुरू में आप जब उसको दोगे तो ऐसे ऐसे बजा के आप बताते हो, ऐसे बजा के उसके सामने रख देते हो, ऐसे खिलाते हैं, खिलाए होंगे बच्चे आप लोग। उसके बाद क्या करता है वो, उसको आप थोड़ी देर बाद वो भी ऐसे करेगा, फिर आप उसको बाद में पता चल जाता है कि इसको ऐसे ऐसे हिलाने में इसमें क्या आता है, आवाज आता है। तो वो झुनझुने को बजाना सीख जाता है। दूसरा अवस्था है। तीसरा है आपका 6 स्टेज में तीसरा अवस्था है गौण वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौण वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौण वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 माह। ये अवस्था में क्या रहता है, आप जैसे 4 से 8 माह के बालक को बता दो कि ये मार्कर पेन है, ठीक है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये मार्कर पेन क्या करता है, वो इसको ऐसे ऐसे पलटा पलटा देखेगा चारों तरफ। चीजों को उसका पूरा ध्यान ना पलटाने में होता है, ये क्या चीज है, बार बार एनालिसिस करेगा, ढक्कन वक्कन वो खोलेगा तो उसको ये क्या चीज है ये भावना होता है। चीजों को क्या करता है, बालक पलटा पलटा के देखता है। कब अवस्था में, गौण वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में जो भी वस्तु रहता है उसको क्या करता है, उल्टा पलटा के देखते रहता है कि यह क्या है, कोई भी वस्तु ना। एक एग्जांपल आपको मार्कर से बताएं। चौथा अवस्था है गौण स्टेटोमेटा बोलते हैं या स्टीमेटा लिख लो। गौण स्टीमेटा के समन्वय की अवस्था। 8 से 12 माह। इसमें बच्चा क्या करता है समझना अच्छा है। शिशु जो रहता है ना, जो बालक रहता है, जो बच्चा रहता है, वो अपने लक्ष्य कि मेरा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य के पहुंचने में अंतर करने लगता है। जैसे कि आप उसको बोलोगे कि ये आपका घर है, अपने घर को जानता है, यहां से थोड़ी दूर जाओगे तो आपके फ्रेंड का घर है, तो वो समझ जाता है कि ये मेरा घर है और यहां से 4 घर बाद मेरे फ्रेंड का घर है, तो ये घर मेरा, ये मेरा क्या है, लक्ष्य है। और लक्ष्य, एक और लक्ष्य बता दोगे वो तेरा फ्रेंड का घर है, तो दोनों में अंतर समझने लगता है। ठीक है, एक या फिर उदाहरण देखोगे कि जैसे जब बालक छोटा रहता है तो मम्मी लोग छुप जाते हैं और वो छुप के आवाज लगाते हैं उसको, होता है ना। तो बच्चा जब माता ऐसा करती है कि छुप के आवाज लगाती है ना, तो बच्चा इधर उधर उनको खोजने लगता है कि कहां से आवाज आ रहा है। वो ऐसा स्टेज है गौण स्टीमेटा के समन्वय की अवस्था। मतलब छुप के आवाज लगाओगे तो क्या करने लगेगा, देखेगा कि कहां से आवाज आ रहा है, मेरी मम्मी किधर है। ऐसी अवस्था को गौण स्टीमेटा के समन्वय की अवस्था कहा जाता है। ठीक है,
फिर पांचवा है तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये चौथा था। तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह। मेरे ख्याल से ये 6 पॉइंट आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़े हो? ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ये 4 पढ़े रहे होंगे, इसको पढ़े थे क्या? पढ़े हैं, चलिए अच्छी बात है, पढ़े हैं। तो तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था का एज है 12 से 18 माह। बालक क्या करता है? प्रयास करता है, और प्रयास करेगा तो क्या होगा? त्रुटि होगा, जो किनका सिद्धांत है? थाइंडाइक का सिद्धांत है। बालक प्रयास करता है और त्रुटि के माध्यम से किसी भी वस्तु के गुणों को जानने का प्रयास करता है। बार बार प्रयास करेगा, उससे त्रुटि होगा, तो उससे किसी वस्तु के गुण को क्या करेगा? वो जान जाएगा कि ये वस्तु कैसा है। ठीक है, जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल में हम किसी मोबाइल को रख देंगे, तो मोबाइल को रखोगे तो एक बार नीचे गिरेगा, मम्मी भी एक झापट देगी, अब उसको पता चल जाता है कि मोबाइल इससे नीचे गिरेगा तो मोबाइल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उसको सत्यता का ज्ञान हो जाता है कि किस चीज को गिराना है और किस चीज को नहीं गिराना है। जैसे गिलास रहा था, एक दो बार गिरता तो अपन कुछ नहीं बोलते, हो गया हटा छोड़, क्या ही होगा। अब मोबाइल को गिरा देता है तो गुस्सा आता है, टूट जाएगा, टूट जाता है, फिर देते हैं। तो वही है, उसको पता चल जाता है कि किस चीज को मेरे को अच्छे से रखना है और किस चीज को गिराना है। तो ये ऐसी अवस्था है कि उत्सुकता के वजह से बच्चा क्या करता है? बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करता है और जान जाता है कि क्या मेरे को करना है और क्या मेरे को नहीं करना। ऐसी अवस्था है तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। लास्ट है, छठवां है छठवां अवस्था को बोलते हैं मानसिक संयोग द्वारा मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, द्वारा लाए नए साधनों की खोज की अवस्था। इसका उम्र है 18 माह से 24 माह। इसमें क्या होता है? वस्तुओं के प्रति ना जो बालक रहता है वो चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वस्तु के स्थायित्व उसको पता चल जाता है कि कौन सा वस्तु क्या है। इसको चिंतन प्रारंभ मतलब मैं गिरा दूंगा तो ये चीज टूट जाएगा, या फिर अगर मैं इसको अच्छे से यूज नहीं करूंगा तो ये खराब हो जाएगा। ऐसी अवस्था मतलब बड़ा हो जाएगा। बालक के सामने से जब हम खिलौना रख देते हैं और कुछ देर बाद हम उस खिलौने को हटा देते हैं तो बालक क्या करने लगता है? रोता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरे से इसको जानबूझ के दूर किया जा रहा है। मतलब उसको उस चीज की वैल्यू पता चल जाती है कि इन लोग मेरे को इस चीज को खेलने के लिए दिए थे, ठग दिए, अब ले लिए। होता है हम लोग कुछ देर तक किसी खिलौना को, कार वार को खेलने के लिए दे देते हैं, और जब हमको लगता है कि महंगा है, तोड़ ओड़ देगा, हम लोग उसके छीन लेते हैं, तो वो क्या करता है? रोने लगता है। तो ऐसी अवस्था है मानसिक संयोग द्वारा लाए गए नए साधनों की खोज अवस्था। ठीक है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि हम छिपा तो दिए, लेकिन उसको वो जानता है कि लोग कहीं ना कहीं छिपाए हैं। तो फिर आप जहां जहां जा रहे होगे ना, वो बोलता है वहां पे रखा है, देखना छिपा के कहीं पे रखने की कोशिश करना, ऐसे रखना, तो वो उसको पता चल जाता है कि ये लोग छिपा के अलमारी के ऊपर रख दिए हैं खिलौना, तो मांगता है फिर। तो ये ऐसी अवस्था है। क्लियर है? और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बच्चा है वो क्रिया और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने लगता है। जैसे कि वो उसको थाली को पकड़ के चम्मच पीटने में बहुत मजा आता है ना? उसको लगता है कि जब हम थाली से चम्मच को पीटते हैं तो मधुर मधुर आवाज आता है, उसको लगता है डीजे जे बन जाता है, तो और एक बार मना करो तो और जोर से पीटेगा। ये भी एक एग्जाम्पल है। तो अंत तक वो क्या करता है? समझ जाता है कि किस चीज को, ये सारे स्टेज से ये समझ में आता है कि किस चीज को कैसे मेरे को यूज करना है। ठीक है, और एक और एग्जांपल है कि जो बालक रहता है ना, वो अपने शरीर में जो पहना रहता है, चूड़ा हुआ उसको जो पहना रहते हैं,
और मम्मी जो चूड़ा वगैरह पहने रहती है उस दोनों में अंतर समझने लगता है कि मेरा चूड़ा अलग है, इनका चूड़ा, मतलब चूड़ी और चूड़ी में भी अंतर समझने लगता है, मतलब उसका समझ क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये समझ को डेवलप करने के लिए या फिर बच्चे के उम्र के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रकार क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अभी हमारा एक अवस्था कंप्लीट हुआ है जिसका नाम क्या था, संवेदी पेशी अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को बोलते हैं प्राक संप्रयात्मक अवधि, बोलते हैं प्राक संप्रयात्मक अवधि कहा जाता है, संप्रत्यात्मक बोल सकते हैं, हाँ संप्रत्यात्मक अवधि। और दूसरे को कहा जाता है अंतरदर्शी अवधि। देखो ये जो पूर्व संक्रियात्मक है उसको भी हम लोग दो भागों में विभाजित कर दिए, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवधि में क्या होता है। यह आत्म केंद्रित होता है। कैसा होता है, आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक। और सूचकता का विकास होता है इसमें। इसमें क्या होता है, सूचकता का विकास होता है। 2 हो गया। और जो सूचकता होता है वो एक सूचकता होता है संकेत और दूसरा जो सूचकता होता है वो चिन्ह होता है। ठीक है, एक सूचकता को बोलते हैं संकेत, दूसरे को बोलते हैं चिन्ह। अब ये जो आपका ये जो अवस्था है इस अवस्था का सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है जीववाद। जीववाद मतलब क्या होता है, निर्जीव को सजीव समझता है। क्या करता है, निर्जीव को सजीव समझता है। जो बच्चा रहता है 2 से 4 वर्ष का, उसको देखना अपने गुड़िया और गुड्डा का क्या करवाएगा, शादी करवाएगा। धीरे धीरे से बोलेगा कि मेरे गुड़िया और गुड्डा लोग को क्या लग रहा है, भूख लग रहा है। तो ये ऐसा स्टेज रहता है, ये इस स्टेज का क्या सीमा है। वो निर्जीव को सजीव समझता है और उसको लगता है कि जो निर्जीव चीजें हैं उन लोग को भी भूख लगता है, ऐसा सोचता है। इसलिए ये क्या है, इसका सीमाएं हैं। ठीक है, और एक मैं बताया आपको आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित मतलब क्या होता है, बच्चा स्वयं को ज्यादा महत्व देता है। वो सोचता है कि मेरे अलावा किसी दूसरे को वैल्यू ना मिले। वो बिल्कुल नहीं चाहता, अगर 2 जन भाई बहन रहेंगे ना तो बोलेगा कि पहले मेरे को ही दो, मेरे को नहीं मतलब है कौन क्या है। उनमें भी क्या रहता है, चीड़ रहता है एक दूसरे में। तो आत्म केंद्रित मतलब स्वयं को महत्व देता है। दुनिया की सभी चीज वो जो सोचता है कि दुनिया का जो भी चीज है वो मेरा ही है, किसी का नहीं। आत्म केंद्रिता बोलते हैं। बालक जैसे कि क्या करता है, चलते रहता है। जब वो चलता है तो उसे लगता है कि पेड़ पौधे जो उनके चंदा मामा है और ये सब उनके साथ साथ चल रहे हैं, सोचता है ना। तो उसको लगता है कि ये एग्जाम्पल है किसका, आत्म केंद्रित का। स्वयं को महत्व देता है। वो सोचता है कि मैं चल रहा हूं, मेरे साथ साथ पेड़ पौधा चल रहा है, मैं चल रहा हूं तो चंदा मामा भी चल रहा है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रिता। ठीक है, फिर दूसरा है केंद्रीकरण। ये सब इसी का पार्ट है, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, है ना। केंद्रीकरण मतलब सेंटरिंग, समस्या के एक ही पहलू पर ध्यान देना, है ना। समस्या का एक ही पहलू पर ध्यान देना मतलब जैसे मान ले जाए ये मैं क्या बना दिया हूं, आयत है ना भाई, गणित का आयत है। ये दोनों इसका क्या है, लंबाई है, और ये दोनों क्या है, इसका चौड़ाई। तो केवल केवल किसमें ध्यान देगा, लंबाई में ही ध्यान देगा, या केवल किसमें ध्यान देगा, दोनों में से एक में ही ध्यान देगा। दोनों में ध्यान उसका नहीं रहता, तो उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण। एक ही चीज में फोकस रहना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है।
तो इस समय जो प्राक संक्रियात्मक अवधि रहता है उसमें बच्चा क्या रहता है, एक चीज को फोकस होता है, मैं, मेरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं। ये दोनों है केंद्रीकरण और आत्म केंद्रित। उसके बाद एक और होता है अहम भाव, ईगो होता है ना, ईगोइज्म बोलते हैं। जो ईगोइज्म है ये भी प्राक संक्रियात्मक अवधि है। ईगोइज्म मतलब बार बार बता रहा हूं, स्वयं को ही महत्व देना, मेरे रहते किसी दूसरे को तुम मेरे खिलौना को कैसे दे दिए, ऐसा बोलता है, गुस्सा आ जाता है, इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट प्राक संक्रियात्मक अवधि। अब नेक्स्ट है अंतरदर्शी अवधि। अंतरदर्शी अवधि में दो चीज आता है, एक आता है गणित संक्रिया, ठीक है, गणितीय संक्रिया आता है, और दूसरा आता है चिंतन क्रमबद्ध। इसको समझ लेते हैं। गणित संक्रिया मतलब इस समय, अब देखो, जो 4 से 7 वर्ष की अवधि, इस समय बच्चा जो है नॉर्मल साधारण गुणा भाग जोड़ना घटाना सीख जाता है ना, परंतु उसके पीछे के नियम को नहीं समझता है, रट देगा। देखना 4 से 7 वर्ष के जो बच्चा रहे, और कई कई बच्चे लोग 20 तक पहाड़ा जान जाते हैं, लेकिन वो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको नहीं समझ पाता, उसके नियमों को नहीं समझ पाता। दूसरा चिंतन क्रमबद्ध, मतलब उसमें किस तरह का क्रमबद्धता रहता है उसको नहीं जानता, उसके क्रम को नहीं जानता, बस वो क्या कर लेता, चीजों को याद कर लेता, पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर करके, या तो दहशत में मम्मी पापा के या टीचर के दहशत में चीजों को क्या कर लेता है, याद कर लेता है, लेकिन कहां से आया क्यों आया उससे उसको मतलब नहीं रहता। तो इसको बोलते हैं अंतरदर्शी अवधि। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट अवस्था का नाम क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ये। आप लोग बताएंगे इसके बारे में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताइए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। बालक क्या करता है, ठोस वस्तु के आधार पर चिंतन करता है ना, तर्क करता है, समस्या को समझना प्रारंभ कर देता है कि क्या समस्या है, बड़ा हो जा रहा है ना, कि चिंतन करेगा। फिर विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रिक होता है, समस्या के पहलू में ध्यान देता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो, कार नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, ध्यान डालता, सेल नहीं लगवाए आप लोग, देखो पहले कार ही से मतलब था, अब कुछ सोचने लग गया कि आप लोग सेल नहीं लगवा रहे इसलिए मेरा कार नहीं चल रहा है। जैसे आजकल चार्जिंग वाला कार आता है, ध्यान डालता है, चार्जिंग नहीं लगाया मेरे कार को इसलिए नहीं चल रहा है, तो वो समस्या के पहलू को समझने लगता है। संरक्षण के गुण का विकास होता है, सकारात्मक क्रिया करता है ना, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचता है, और क्रमबद्धता भी आ जाता है। ये सब चीज आप लोग लिख लीजिए। ठोस वस्तु पर चिंतन करता है, चिंतन या तर्क चिंतन करता है एक, दूसरा सकारात्मक क्रिया करता है, समस्या के समाधान को जानता है ना, ये अवस्था है। और संरक्षण का गुण आ जाता है, ठीक। और उम्र तो जानते ही हो आप लोग, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का उम्र कितना है, 7 से, देखो बड़ा हो गया, जान डालेगा कैसे कैसे समाधान होगा, क्रमबद्धता को जान डालता है कि कैसे क्रमबद्ध है, मतलब आप उसको 11 वर्ष के बच्चे को ऐसे नहीं बोल सकते कि पहले तू सुबह उठ जा, सुबह उठने के बाद पहले खाना खा ले, खाना खाने के बाद स्कूल जाइए, सब बताना नहीं पड़ता, उसको पता चल जाता है कि मैं सुबह उठूंगा मतलब मेरे को स्कूल भेजेंगे, और स्कूल में जाऊंगा तो दोपहर में लंच मिलेगा ही, तो सब चीज क्रमबद्धता पता चल, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है, अंतिम है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है बच्चा? 11 वर्ष से ऊपर का हो जा रहता है तो क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। पहले क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है, फिर उसके बाद परिकल्पनात्मक चिंतन करता है। ठीक है, उसके बाद सारा जितना भी चिंतन होता है अब सारी चिंतन करता है। ये अब सारी चिंतन से लास्ट टाइम शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया, ऑप्शन में था, देखिएगा। ठीक है, और तर्क वितर्क भी करता है। तो ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। संश्लेषण विश्लेषण भी करता है। ठीक है, तो ऐसे अवस्था को क्या कहा जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो हम लोगों ने जीन पियाजे के एक बड़े सिद्धांत, जिसको क्या कहा जाता है? विकास की 4 अवस्था और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको आप पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है।